हेलो स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह ट्रिपल सी फैमिली में आपका स्वागत करते हैं। और जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ विशेष लेकर आप लोगों के बीच में आते हैं और फिर मैं आपके बीच में आया हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यानी पढ़ेंगे, और इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जिसमें आपको बताया गया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिसमें बताया गया था यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। और दूसरा बताया गया था जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। इसके बाद हमने बताया था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताए थे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम हमने बताया था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा हमने बताया था कि इन दो माध्यमों के बीच एकवर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। जिसमें आपको बताया गया था साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, और उसके बाद हमने क्या किया था, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया था। ध्यान दीजिएगा, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर बताए थे और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए थे तो हमने एन लिखा था। साइन आई बराबर एन साइन आर के, और यहाँ से हमने एन का मान निकाला था तो निकल कर आया था साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, जहाँ एन क्या होता है, जहाँ एन एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक हमने बता दिया था। फिर उसके आगे हमने बताया था निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बताया था? निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में आपको बताया गया था कि यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब पहला माध्यम जब निर्वात होगा और दूसरा माध्यम कोई ले लिया जाए तो ले सकते हैं। मान लीजिए अगर पहला माध्यम निर्वात हो दूसरा माध्यम कांच हो तो इसको एन से लिखते हैं और इसको लिखते हैं साइन आई बटे साइन आर। ध्यान दीजिएगा, यानी एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं तो याद रखिएगा, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता है उसी को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी इसका मतलब यह है कि पहला माध्यम निर्वात है और निर्वात को किसी चीज़ से यहाँ प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पहला माध्यम वायु होता और वायु से किरण कांच में जाती, तब इसको लिख सकते थे ए एन जी बराबर क्या लिखते हैं, साइन आई बटे साइन आर। या कांच से अगर जल में जाती तो हम इसको लिख सकते थे जी एन डब्ल्यू बराबर किसके, साइन आई बटे साइन आर। कहने मतलब यह ध्यान दीजिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, यदि पहला माध्यम निर्वात हो यानी कुछ न यहाँ दिखाई दे तो यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको हम एन से भी लिखते हैं, एन डब्ल्यू से भी लिखते हैं, एन से भी लिखते हैं। मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो समझ लेना निर्वात है। जब निर्वात है तो इसका मतलब कौन अपवर्तनांक है, तब कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और जब आगे कुछ रहेगा तब ये निर्वात नहीं है, तब इसको कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक को कैसे पढ़ते हैं तो कहेंगे वायु, इसका मतलब देखिएगा ए एन जी बता रहा है कि प्रकाश की किरण वायु से यानी एयर से किस में जा रही है, कांच ग्लास में। यानी जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो उसको लिखते हैं ए एन जी। आप पढ़ते क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, प्रकाश की किरण किस में जा रही है, तो आप बताएंगे कांच से किस में जा रही है, जल में। इसको क्या पढ़ेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या कहेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। ऐसे डब्ल्यू एन जी रहता तो जो पहला होगा उसके सापेक्ष बोलिएगा और अगले का सापेक्ष अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का सापेक्ष अपवर्तनांक, या कह सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ऐसे भी पढ़ते हैं।
तो कहने मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक ही पढ़ना है। तो अगला हेडिंग जो आप डाल के लिखेंगे, यानी जो इसके पहले मैं पढ़ाया था उसके बारे में आज हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। अब अगला हेडिंग होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक याद रखेंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है ध्यान देखिएगा। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे यहाँ हमने लिखा है वायु से कांच में जा रही है, यहाँ हमने लिखा है कांच से जल में जाती है। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या करते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक करते हैं। लिखेंगे जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अनुपात साइन आई बटे साइन आर को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। याद रखेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए या दूसरे से पहले में जाए, ये दोनों कंडीशन हो सकता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए या दूसरे से पहले माध्यम में आए तो अनुपात साइन आई बटे साइन आर को क्या करते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे यहाँ मैं ले लेता हूँ कांच, ये हो गया कांच, ठीक है, और ये आपका अभिलंब है, और ये प्रकाश की किरण देखिए हम डाल रहे हैं। जब प्रकाश की किरण देखिए डालते हैं तो ये अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। क्यों झुकती है, क्योंकि ये विरल से किस में आ रही है, सघन में। ये वायु है और वायु को हम क्या कहेंगे, विरल कहते हैं। विरल माध्यम आप जानते ही हैं, विरल माध्यम, ठीक है। और ये कांच है, कांच को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम। सघन माध्यम ये कांच, ठीक है। तो कहने मतलब यह है, हमने लिखवाया है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ऊपर आपका वायु है एक माध्यम और नीचे आपका दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से किस में आ रही है, कांच में आ रही है, तो अनुपात साइन आई बटे साइन आर को, अनुपात साइन आई मतलब आप जानते हैं कि आपतित किरण और अवलंब के बीच में कौन कोण बनता है, आई, और अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच में कौन कोण बनता है, आर। क्या बनता है, आर। तो साइन आई बटे साइन आर मतलब यह है कि ये बता रहा है कि किरण कहाँ से कहाँ आ रही है। तो आप बताएंगे कि पहले माध्यम से किस में जा रही है, दूसरे माध्यम में। और आप ये भी पढ़ें कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। और वही अगर सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो कहने मतलब यह है, इसमें हम बता रहे हैं कि प्रकाश वायु से किस में आ रही है, कांच में। तो इसको लिखने के लिए क्या यह इसको लिखेंगे, लिखेंगे प्रकाश की किरण, इसको हम माध्यम 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लें, माध्यम 2 मान लीजिए। तो प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। स्वाभाविक है माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए लिखेंगे ऐसे 1 and 2। क्या लिखेंगे, 1 and 2 बराबर क्या लिखेंगे,
इसी को ध्यान दीजिएगा 1 एंड 2 को या करके लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 बराबर लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने मतलब यह है कि चूंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी किसमें से किसमें गमन कर रही है, पहले से दूसरे में, किसको हम लिखते हैं 1 एंड 2, या इसी को लिख सकते हैं। अगर कहीं कहीं किताबों में 1 एंड 2 न लिखकर ऐसे भी दिया रहता है n 1 2, ये बता रहा है कि प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए यहीं से अगर माध्यम 2 से 1 में जाए, यदि इसको हम बना लेंगे संकट, यदि प्रकाश की किरण माध्यम 2 से आपतन कोण R पर आपतन कोण R पर माध्यम 1 में जा रही हो, अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, तो हमने लिख दिया 1 एंड 2 या n 1 2। अब प्रकाश की किरण माध्यम 2 से आपतन कोण R पर माध्यम 1 में जा रही है। अब ये किरण यहीं से, अब ये ऐसे घुमावदार नहीं रहेगा। इसका चित्र अगर आप चाहें तो आप ऐसे फिर बना सकते हैं। आपके सामने मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, एक छोटा सा लेकर, और ये देखिएगा, ये आपका यहाँ से एक किरण हम डाल रहे हैं। अब ये आपतन कोण R है, और ये अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, ये आई हो जाएगा। यानी कहने मतलब यह है कि पहली बार माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही थी, तो आपतन कोण आई था और अपवर्तन कोण क्या था, R था। अब हमने लिखवाया यदि प्रकाश की किरण माध्यम 2 से, ये माध्यम 2 है, माध्यम 2 से 1 में जा रही है, ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 1 है। इस चित्र को बनाने की आवश्यकता नहीं, केवल समझाने के लिए है। यदि प्रकाश की किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है, तो उस तब कंडीशन क्या होगा, अब लिखेंगे 2 से 1 में आ रही है, तो इसको लिखेंगे 2 n 1, या क्या लिख सकते हैं n 2 1 बराबर, अब कहाँ से किस में आ रही है, तो माध्यम 2 से 1 में है, आपका कोण देना है आई आर हो जाएगा, लिखेंगे साइन आर बटे साइन आई, संकट नंबर 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिएगा प्रकाश किरणों का जो पथ होता है वो उत्क्रमणीय होता है। प्रकाश किरणों का पथ उत्क्रमणी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ऐसे इधर से आ रही है, इधर से भी ये जा सकती है, उसी को कहते हैं व्युत्क्रम, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रम को ही कहते हैं उत्क्रमणी पथ। ठीक है, प्रकाश किरणों का पथ उत्क्रमणी होता है। अगर मान लीजिए हम संकट 1 और 2 का गुणा करें तो क्या होगा, अब मैं लिख दे रहा हूँ संकट 1 ग्रेड 2 करने पर, तो देखेंगे संकट 1 और 2 का गुणा करते हैं। संकट 1 का नाम क्या है भाई, हमने कहा कि या तो 1 एंड 2 लिखो या n 1 2 लिख सकते हैं, नीचे भी 2 n 1 लिखिए या n 2 1 लिखिए। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए 1 n 2 गुणे 2 n 1 बराबर साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई। अब देख सकते हैं साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर, तो आगे आपका मान क्या 1 n 2 गुणे 2 n 1 बराबर है, तो सब कट गया, क्या मिला 1। यहाँ से आप किसी एक का मान निकाल सकते हैं, तो 1 n 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 n 1 लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, या लिख सकते हैं क्या 2 n 1 बराबर 1 बटे 1 2
1 and 2 ये भी लिख सकते हैं। पढ़ेंगे क्या, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए। यानी माध्यम 1 से ये 1 and 2 बता रहा है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और ये बता रहा है दूसरे से पहले में आ रही है। तो अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए या दूसरे से पहले माध्यम में आए तो उनके अपवर्तनांकों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, 1। निष्कर्ष यही निकला, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए या दूसरे से पहले माध्यम में जाए तो इतना याद रखिएगा, उन दोनों के अपवर्तनांकों का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के होगा। अब हमने ये कहा कि अगर किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो क्या करोगे, ये दोनों गुणनफल ग्रुप में है ना, तो अगर 1 and 2 का मान निकालते हैं तो ये गुणनफल ग्रुप में इधर जाएगा क्या होगा, बटे होगा, या इसको यही छोड़ दीजिए, इसको क्या उधर भेजेंगे तो 1 बटे हो जाएगा, 1 and 2। अब ये मान लीजिए तो हो गया माध्यम 1 से माध्यम 2 की बात हो गई। अगर प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए माध्यम के जगह पहला माध्यम अगर वायु ले लें और दूसरा माध्यम क्या ले लें, जल ले लें, तो अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यदि पहला माध्यम वायु, यदि पहला माध्यम क्या हो, वायु, तथा दूसरा माध्यम जल, यदि पहला माध्यम, ध्यान दीजिएगा, वायु दूसरा माध्यम जल हो तो क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक का क्या हो जाएगा, पहला माध्यम वायु है तो क्या लिखेंगे AN, और दूसरा माध्यम क्या है, जल, तो जल के लिए वाटर हो जाएगा। यानी पहला माध्यम वायु है तो एयर और दूसरा माध्यम जल है तो वाटर। इसका मतलब प्रकाश वायु से जल में जा रहा है, तो सूत्र क्या बनेगा, sin I बटे sin R। इसको भी समीकरण 1 बना दिए। अब अगर पहला माध्यम, जैसे कर्म कर रहे हैं कि प्रकाश इससे स्पष्ट हो रहा है कि वायु से किस में जा रही है, जल में। अगर अब जल से वायु में आए तो जल से वायु में आएगा क्या लिखेंगे, WNA बराबर किसके, अब यहाँ हो जाएगा sin R बटे sin I, ऐसे लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 का उल्टा कर दीजिए, तो समीकरण 1 बटे 2 लिख सकते हैं। तो क्या निकला, WNA बराबर, इन दोनों का उल्टा करेंगे तो sin I बटे sin R, sin I बटे sin R इंटू sin R बटे sin I। देख सकते हैं आप sin I से sin I, sin R से sin R, इस तरह से देखा जाए तो ANW बटे WNA बराबर, इनका व्युत्पन्न कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या है, इससे निष्कर्ष यही निकल रहा है कि अगर पहला माध्यम वायु हो दूसरा माध्यम जल हो तो प्रकाश किरणों का पथ उत्क्रमणी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो एक बार पुनः मैं इसको रिपीट करने का प्रयास करता हूँ कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए या दूसरे से पहले माध्यम में, ये दोनों हो सकता है। जब प्रकाश, हम छोटे में लिखवाए हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अनुपात sin I बटे sin R को क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने एक चित्र बनाया और देखिएगा, ये वायु है, वायु को हम विरल माध्यम कहते हैं, ये कांच है, इसको हम सघन माध्यम कहते हैं, इसको माध्यम 1 मान लिया, इसको माध्यम 2 मान लिया। अब प्रकाश की किरण देखिएगा, किरण से किस में जा रही है, सघन में जा रही है, तो हमने लिखा प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, यानी किरण से सघन में जा रही है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। तो आप बताइए प्रकाश की किरण 1 से 2 में जा रही है तो इसको लिखेंगे क्या, 1 and 2। जब 1 से 2 में जाएगी तो 1 and 2 लिखेंगे, और जब 2 से 1 में आएगी क्या लिखेंगे, 2 and 1। क्लियर। तो एक पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, पहले माध्यम को 1 माने हो, दूसरे माध्यम को 2 माने हो, क्या लिखेंगे, 1 and 2 लिखो। या इसी को आप कहीं कहीं देखेंगे किताबों में तो यह 1 and 2 भी लिखा होता है। और बराबर अनुपात क्या लिखें, अनुपात लिखिए, अनुपात sin I बटे sin R, तो sin I बटे sin R समीकरण नंबर 1 हो गया। यदि प्रकाश की किरण माध्यम 2 से आपतन कोण R पर माध्यम 1 में जा रही है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यही किरण जो है, अब जो ये कोण बना है, अब इसका मुंह घूम जाए, यानी जो ऐसे आ रही थी अब ऐसे चला जाए, ऐसे जाए,
और किस कोण पर? अब ये आपतन कोण कहलाएगा और हाई कोण कहलाएगा अपवर्तन कोण। कारण यह होता है कि प्रकाश किरणों का पथ उत्क्रमणी होता है। उत्क्रमणी मतलब व्युत्क्रम, ये अगर ऐसे आ रही है तो अगर फिर इन किरणों को यहाँ से भेजा जाए तो इसी मार्ग से क्या होंगे, वापस चले जाएंगे। तो प्रकाश किरणों का पथ जो होता है उत्क्रमणी होता है। तो लिखे हैं यदि प्रकाश की किरण माध्यम अवमाध्यम 2 से कितने इसमें आ रही है, 1 में आ रही है। किस आपतन कोण पर? R पर। पहले कौन सा आपतन कोण था? I। अब आपतन कोण क्या है? R। इसका मतलब भाई कौन कोण होगा? अपवर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण R पर माध्यम 1 में जा रही हो तो अब क्या होगा? कहाँ से आ रही है किरण? दूसरे से किस में आ रही है? पहले में। तो क्या लिखेंगे? 2n1 लिखो या n21 बराबर। अब आपतन कोण की जगह पहले आपतन कोण I था इसमें ऊपर वाले चित्र में, और इसमें आपतन कोण क्या है? R है। तो sin R और अपवर्तन कोण क्या होगा? sin I हो गया। संकट 1 हो गया, संकट 2 हो गया। संकट 1 और 2 का गुणा करोगे तो यह 1n2 गुणे क्या होगा? 2n1 बराबर sin I बटे sin R, sin I बटे sin R गुणे sin R बटे sin I, sin R बटे sin I। यानी बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में गुणा, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में गुणा। sin I से sin I कट गया, sin R से sin R कट गया। 1n2 गुणे 2n1 बराबर किसके आ गया? 1 के। इसका मतलब क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर किसके? 1 के। अब अगर 1n2 का मान निकालते हैं तो ये गुणनफल के रूप में इधर आकर बटे होगा, या इसका मान अगर हम निकालते हैं तो ये गुणनफल के रूप में इधर आकर बटे हो जाएगा। अब हमने ये तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में हम की बात कर रहे थे। अब अगर इसको यदि पहला माध्यम वायु हो और दूसरा माध्यम जल मान लीजिए, तो अब इसको अब 1 2 नहीं लिखेंगे। पहला माध्यम वायु है तो इसको A से लिखेंगे, दूसरा माध्यम जल, इसका मतलब वायु से जल में जा रही है तो W से लिखेंगे। अब यहाँ चूंकि 1 से 2 हम लिखवा दिए हैं तो इसलिए 1n2 लिखे, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए था? ANG। क्या होगा? ANG। लेकिन हमने 1 2 मान लिया था इसलिए 1n2 लिखा। अब यहाँ हमने 1 2 नहीं माना है। पहला माध्यम वायु है तो A लिखेंगे, किसमें जा रहा है तो जल में तो W लिखेंगे। और बात क्या होगा? sin I बटे sin R। क्लियर? और चूंकि प्रकाश किरणों का पथ उत्क्रमणी होता है, अब क्या करेंगे दूसरे कंडीशन में? अब जो है जल से किस में जा रहा है? वायु में, तो W या नहीं लिखेंगे बराबर sin। अब अनुपात क्या हो जाएगा? sin R बटे sin R। और सब कड़े को का गुणा कर देंगे तो यहाँ W गुणे W बराबर sin I बटे sin R बटे sin R बटे sin I बढ़ गया। सब किसका मान कितना गया? 1। तो कहने मतलब यह है हमारे, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तथा दूसरे से पहले माध्यम में आ रही हो तो उन दोनों के अपवर्तनांकों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। याद रखिएगा, यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो प्रकाश की किरण, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इन दोनों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। आप याद रखेंगे तो आप इसका तब तक जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में अभी आप एग्जाम्पल पढ़े हैं कि 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 होता है, या हमने ANG गुणे GN1 का मान भी 1 लिखा था। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, ध्यान दीजिएगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है तो क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिए। इसका मतलब यह है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब यह वायु से प्रकाश किस में जा रही है? कांच में जा रही है। तो इसके लिए इसको लिखते हैं वायु के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिखोगे? ध्यान देना, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब दिया क्या है? ANG बराबर कितना? 3/2 दिया। क्लियर? इसको पढ़ते हैं। ANG का मतलब यही होगा, ANG का मतलब यह होता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये बता रहा है कि प्रकाश की किरण वायु से किस में जा रही है? कांच में। और कांच की अंग्रेजी देखिए, मैं लिख रहा हूँ, कांच की अंग्रेजी होता है ग्लास, और ग्लास का पहला अक्षर क्या होता है? G। इसलिए कांच के लिए G शब्द प्रयोग करते हैं। और वायु की अंग्रेजी होती है एयर, और एयर का पहला अक्षर क्या होता है? A। तो वायु के लिए A लगाते हैं और कांच के लिए क्या लगाते हैं? G। तो ANG का मान 3/2 है। तो प्रश्न में कह रहा कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष पूछ रहा है, इसका मतलब पहला माध्यम कांच है,
कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसको आप कैसे लिखेंगे? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसका मतलब पहला माध्यम अब कांच है, दूसरा माध्यम क्या है? वायु। तो इसको हम लिखेंगे क्या? GNA बराबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लिख दे रहे हैं, ठीक है, उसी का मान निकालना था। तो आपको क्या पढ़े हैं? आप पढ़े हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और दूसरे से पहले में आती है तो दोनों के अपवर्तनांकों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। तो आइए लिखते हैं ANG गुणे क्या? GNA बराबर किसके? 1। यही सूत्र आप पढ़े हैं। वायु से कांच में जा रही है और कांच से वायु में, यानी प्रकाश किरणों का पथ उत्क्रमणी होता है। वायु से जैसे कांच में जाती है उसी तरह से कांच से वायु में आती है, तो इन दोनों के अपवर्तनांकों का गुणनफल कितना होता है? 1। अब आप देख सकते हैं हमें किसका मान निकालना है? GNA का मान निकालना है। तो GNA बराबर, इसका मान निकालेंगे तो ये गुणनफल के रूप में इधर आएगा, क्या होगा? बटे, तो लिख देंगे ANG। अब आप लिख सकते हैं GNA बराबर 1/, ANG का मान कितना था? तो 3/2 था, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से इसका मान निकल कर आया GNA बराबर किसके? 2/3। ये आपका आंसर। पढ़ेंगे क्या इसको? पढ़ने के लिए आप पढ़िएगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। और वायु कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आ गया 2/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना था? 3/2। इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ IMP डाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा इसी में एक चीज़ और मैं समझा दे रहा हूँ, तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। जैसे अगर माध्यम 2 माध्यम था, माध्यम का मतलब यह है प्रकाश, इसमें देखिए वायु से कांच में जा रही थी और फिर कांच से वायु में जा रही थी। अगर माध्यम 3 माध्यम हो, मतलब ये हो कहानी कुछ ऐसे हो, मान लीजिए वायु से ये पहले वायु हो, फिर जल हो, फिर कांच हो, यानी माध्यम जब 3 होंगे तो इसको माध्यम 1, माध्यम 2, माध्यम 3 मान लेते हैं। तो समझिएगा, इसका मतलब वायु से पहले प्रकाश किस में जा रही है? कांच में। कांच से किस में जा रही है? नहीं, जब वायु से जल में जा रही है, जल से फिर कांच में जा रही है। तो उस कंडीशन में देखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर कितना? 1। यानी जब 3 माध्यम होगा, यानी यहाँ कांच ही लिख दे रहे हैं, ये कांच लिख दे रहे हैं और फिर क्या होगा? जल। जैसे ये माध्यम 2 कर देते हैं, माध्यम 3। जैसे मान लेते हैं ये कांच का कोई जार हो और इस जार में क्या हो? पानी भरा, पानी डाल तो का मतलब यहाँ 3 माध्यम से हो जाएगा। ये वायु हो जाएगा, ये कांच है, ये आपका जल हो जाएगा। ये 3 माध्यम में प्रवेश करती है, या एक कांच बना के नीचे जल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश 3 माध्यमों से गुजरता है, क्या क्या माध्यम है? वायु से किस में गया? कांच में गया, कांच से किस में गया? जल में गया, और जल से फिर कहाँ जाएगा? वायु में जा रहा है, जल से फिर वायु में चला जाता है। उस कंडीशन में लिखते हैं 1n2, यानी इससे इसमें गया 1n2 गुणे फिर कांच से किस में गया? जल में, तो 2n3 लिखेंगे गुणे फिर जल से कहाँ जाएगा? वायु में, तो 3n1 लिखेंगे। और इन तीनों का गुणनफल, तीनों के अपवर्तनांकों का गुणनफल भी क्या होता है? 1। यानी समझिएगा, वायु से कांच में गया, कांच से जल में गया और जल से फिर कहाँ गया? वायु। ऐसे कंडीशन, यानी आपको याद रखना है, वायु से कांच में गया 1n2, कांच से जल में गया तो 2n3 गुणे और फिर जल से कहाँ गया? वायु में गया तो 3n1। यानी इन तीनों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। यानी माध्यम 2 होगा तब भी उनके अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है, और अगर माध्यम 3 होगा तब भी उनके अपवर्तनांकों का गुणनफल कितना होता है? 1 ही होता है। इस तरह से आप ये भी आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसको 1n2 यानी वायु से कांच, कांच से जल और जल से वायु, तो कहने मतलब यह है आपने इसको माध्यम 1 2 3 किया था तो लिखा था। अब इसी को आप दूसरे भाषा में कैसे लिख सकते हैं?
वायु से कांच में गया तो पहला माध्यम वायु हुआ, तो ANG गुणे। कांच से जल में गया तो अब GNW गुणे। और जल से वायु में गया कर WNA बराबर किसके, ठीक है। क्योंकि ये W क्या है, W क्या आपका वाटर, वाटर मन होता है जल, समझिएगा। यानी कहाँ से कैसे जा रहा है, 1 से 2 में गया तो 1 and 2 लिखे हो। अब पहला माध्यम अगर वायु हो, वायु से कांच में जा रहा है तो वायु को किसे लिखते हो, A से। कांच में जा रहा है तो किसे लिखते हैं, G से, ANG हो गया। फिर कांच से जल में गया तो इसको 2 and 3 लिख रहे थे, 2 and 3 आप उस तरह से क्या लिखोगे। कांच को किसे लिखते हैं, ग्लास, ग्लास का पहला अक्षर क्या होता है, G। तो G और W, W मन होता है वाटर, वाटर मन होता है जल, तो GNW गुणे। आप जल से वायु में गया तो WNA बराबर किसके, कितने हो गए, ठीक है।